डिस्कस करेंगे कि सेल रेफरेंस की टाइप्स कितनी हैं और रिलेटिव रेफरेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल में जो रेफरेंस होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, और तीसरा रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मिक्सचर होता है, कम्बिनेशन होता है मिक्स रेफरेंस। मेनली दो तरह के रेफरेंसेस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। तीसरा इनका कम्बिनेशन होता है दोनों का। ठीक है। तो जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल में तो सेल रेफरेंस देते हैं। अब उस सेल को हमने रिलेटिवली यूज़ करना है या एब्सोल्यूट यूज़ करना है तो वो हम पे डिपेंड होता है। इस क्लास में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव रेफरेंस को, तो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि लफ्ज़ रिलेटिव का क्या मतलब है। अगर मेरे इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास मौजूद है तो रिलेटिव रेफरेंस को समझने में आपको कोई भी मसला नहीं होगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब है उर्दू में रिश्तेदार। ठीक है। तो जो सेल रेफरेंस होते हैं इनके भी रिलेटिव रेफरेंसेस होते हैं, यानी रिलेटिव सेल रेफरेंसेस होते हैं। अब इस बात को एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ देखें एक सेल है C4। ठीक है। अब C4 के ऊपर एक सेल है C3 और इसके एक नीचे सेल है C5। इसके लेफ्ट पे एक सेल है B4 और इसके राइट पे एक सेल है D4। तो ये C4 जो सेल है इसके रिलेटिव सेल्स हैं ये चारों सेल्स, C3, B4, C5, D4। तो ये इसके रिलेटिव सेल्स हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है। अब इसको हम ज़रा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए एक डाटा मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसमें डाटा 1 की हेडिंग है, डाटा 2 की हेडिंग है और एक सम के नाम से कॉलम की हमने हेडिंग डिफाइन की हुई है। हमें करना क्या है कि यहाँ पर डाटा 1 की इस वैल्यू को, डाटा 2 की इस वैल्यू को सम करके यहाँ पर इनका रिजल्ट दिखाना है। ठीक है। तो इक्वल सबसे पहले लगाते हैं। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो सेल है इसका रेफरेंस क्या है, आप कहेंगे A3, क्योंकि ये एक कॉलम में है और इसका रो नंबर 3 है तो इसका सेल रेफरेंस है A3। और इस सेल का रेफरेंस है B3। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इनको हमने जमा करना है। तो हम इस सेल पे क्लिक करते हैं A3 प्लस, इस सेल पे क्लिक करेंगे तो ये B3 है, तो इज इक्वल टू A3 प्लस B3, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर भी मैंने रेफरेंस के लिए फॉर्मूले लिखे हुए हैं ताकि आपको भी समझ आ सके, मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, इसको क्रॉस मैच करने में आसानी हो। तो हमारा ये फार्मूला बन गया। एंटर प्रेस करते हैं, 10 प्लस 20 का आंसर आ गया 30। अच्छा, अब नीचे जो वैल्यूज़ हैं ये 20 और 30, इनको हमने यहाँ पर प्लस करके इसका रिजल्ट शो करना है, तो इक्वल लगा लेते हैं। अब अगेन वही क्वेश्चन है कि ये सेल क्या है, ये है A4 और ये सेल क्या है, ये B4 है। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, A4 प्लस B4। तो हम यहाँ पर लेकिन लगाएंगे नहीं फार्मूला, इसको मैं इक्वल को डिलीट करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस फार्मूला जो हमने ऊपर फार्मूला लगाया है इसको हम ऑटो फिल करते हैं। ऑटो फिल किया तो हमारा फार्मूला नीचे कॉपी हो गया तमाम सेल्स में। तो 20 प्लस 30 का आंसर 50 आ गया, 30 प्लस 40 का आंसर 70 आ गया और इसी तरह बाकी वैल्यूज़ का भी आंसर आ गया। अब ये आंसर कैसे आया? वैसे इस चीज़ को हम ऑलरेडी प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, या स्पेसिफिकली बात करूँ तो सम का जब फंक्शन मैंने आपको बताया था तो हमने एक दफ़ा फार्मूला लगाया था, उसके बाद उसको ऑटो फिल किया था तो तमाम वैल्यूज़ का हमारे पास आंसर आ गया था। लेकिन आज की क्लास में मैंने आपको रिलेटिव रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आपने ये समझना है कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा है। तो अब इस बात को हम ज़रा देख लेते हैं। तो ये जो आंसर आया 50, ये कैसे आया है? हमने अभी बात की थी कि अगर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लस करना हो तो हमें क्या फार्मूला लगाना है, हमें लगाना है A4 प्लस B4। तो अब ज़रा चेक करते हैं, हमने तो नहीं लगाया, हम ज़रा चेक करते हैं कि इधर क्या फार्मूला मौजूद है। डबल क्लिक किया तो हमें नज़र आ रहा है कि ये A4 प्लस B4 हुआ है। अब ये कैसे हुआ है इस बात को आपने अब समझना है। देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया था इज़ इक्वल टू A3 प्लस B3 और इस फार्मूला को हमने नीचे ड्रैग किया है। तो अब यहाँ हमने A3 किया था, जब हम इसको नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो अभी पिछले जब कुछ लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको C4 वाली एग्जांपल दी थी, तो C4 के नीचे एक सेल रेफरेंस था। तो इसी तरह जब A3 हमने यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं तो A3 के नीचे कौन सा सेल है, उसका रिलेटिव सेल है, यानी कि A4। तो इसलिए यहाँ पर A4 फार्मूला हो गया और ये सेल कौन सा है, ये B3 है। इसके नीचे जो सेल है वो B4 है।
तो जैसे जैसे फॉर्मूला नीचे फिल हुआ, एक्सेल ने उनके ऊपर जो फॉर्मूला लगाया था उसके रिलेटिव सेल्स को वो पिक करता गया। अब इधर अगर फॉर्मूला है A4 + B4, तो नीचे इस सेल में क्या हो जाएगा, ये अगर A4 है तो इससे निचला सेल A5 है, ये अगर B4 है तो इससे निचला सेल B5 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A5 + B5, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको ज़रा चेक भी कर लेते हैं, ये देखें, = A5 + B5। आने का मकसद ये है कि आप अगर किसी भी सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप उसको ऑटो फिल करते हैं या फॉर्मूला को पेस्ट करते हैं, आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे सेल रेफरेंस उसी डायरेक्शन में चेंज होते हैं। यानी कि एक्सेल उनके रिलेटिव सेल रेफरेंसेस को पिक कर लेता है, यानी उनमें से वैल्यूज़ पिक करके आपको एक रिजल्ट दिखा देता है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।